उस समय मैं 16 बरस की थी। आज जब मैं अपने उन दिनों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और साफ होती जाती हैं। जैसे किसी पुरानी तस्वीर पर धूल साफ करो तो वो और स्पष्ट दिखने लगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारा गांव भैरवपुर घने जंगलों के बीच बसा था। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़, इतने घने कि दोपहर में भी अंधेरा रहता था। कुछ जगहों पर गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं जो बारिश में कीचड़ से भर जाती थीं। शहर से कोसों दूर था हमारा गांव। लोग कहते थे कि यहाँ पहले कोई राजा रहता था, लेकिन किसी श्राप के कारण सब खत्म हो गया। अब बस हम गरीब लोग यहाँ बसे थे। गांव में अजीब सी खामोशी रहती थी। सुबह मुर्गे बांग देते, औरतें काम करती, बच्चे खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता सब कुछ बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां भी। हवा भी धीमे धीमे चलने लगती, जैसे उसे भी डर लग रहा हो किसी चीज से। मैं बचपन से यही देखती आ रही थी, तो मुझे लगता था कि हर गांव में ऐसा ही होता होगा। उस गांव में एक आदमी रहता था, हरसुख पांडे। नाम तो उसका हरसुख था, पर उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। लंबा दुबला, काले रंग का, आंखें छोटी छोटी लेकिन इतनी तेज कि कोई सीधे देख नहीं पाता था। उसके माथे पर हमेशा चंदन का टीका लगा रहता था, हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में काले धागे। कहते थे कि वो बहुत बड़ा विद्वान है। संस्कृत में श्लोक बोलता था, वेद पुराण की बातें करता था। गांव के पंडित जी भी उसके सामने छोटे लगते थे, लेकिन औरतें उसे देखकर रास्ता बदल लेती थीं। मेरी माँ भी हमेशा कहती थीं, बेटी हरसुख के घर की तरफ मत जाना, वो आदमी ठीक नहीं है। जब मैं पूछती कि क्यों, तो वो चुप हो जाती। बस इतना कहती कि कुछ लोग होते हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा है। हरसुख की एक बेटी थी, धरा। मेरी उम्र की ही थी, शायद मुझसे कुछ महीने छोटी। पतली दुबली, गोरी, लंबे लंबे बाल, आंखें बड़ी बड़ी थीं उसकी, लेकिन उन आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था, जैसे वो किसी चीज से लगातार डरी हुई हो। वो बहुत कम बोलती थी, हंसती भी थी तो चुपचाप मुस्कुरा देती बस। जोर से हंसते मैंने उसे कभी नहीं देखा। धरा मेरी सहेली बन गई थी। गांव में हमारी उम्र की लड़कियां कम ही थीं, इसलिए हम दोनों साथ खेलते थे। लेकिन खेलना भी कैसा, वो बस मेरे साथ बैठी रहती। मैं जो भी पूछती वो सिर हिला देती या फिर एक दो शब्दों में जवाब दे देती। कभी कभी मुझे लगता था कि वो बोलना भूल गई है। एक दिन मैंने उससे पूछा, धरा तू इतनी चुप चुप क्यों रहती है? वो मुझे देखती रही कुछ देर, फिर धीरे से बोली, डर लगता है। किस बात का डर? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुका लीं। उसके घर का माहौल भी बहुत अजीब था। मैं कभी कभी उसके घर जाती थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, कहीं यंत्र कहीं मंत्र। कमरे में अगरबत्ती और धूप की गंध इतनी तेज होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। हरसुख हमेशा किसी न किसी किताब में डूबा रहता। कभी कभी अजीब आवाज़ें निकालता, जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। धरा की माँ नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि वो धरा को जन्म देते समय मर गई थी। हरसुख ने दूसरी शादी नहीं की, बस अपनी बेटी और अपनी किताबों में रहता था। लोग कहते थे कि वो तंत्र विद्या सीख रहा है। रात रात भर जागता है, श्मशान में जाता है, अजीब अजीब चीज़ें करता है। मुझे याद है, एक बार मैं और धरा नदी किनारे बैठे थे। शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था। धरा चुपचाप पानी में पत्थर फेंक रही थी। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर मैं अचानक न दिखूं तो पूछना मत। मैं चौंक गई। क्या मतलब? तू कहाँ जाएगी? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, उदास थी, जैसे वो रो रही हो अंदर से। बस पूछना मत, उसने फिर कहा। धरा, तू ठीक तो है? मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था।
वो कुछ नहीं बोली, बस उठी और चल दी। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसकी पीठ पर लंबे बाल लटक रहे थे। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैरों में ताकत ही न हो। उस दिन के बाद मुझे धरा कुछ और ज्यादा परेशान लगने लगी। वो और पतली होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ ने बस इतना कहा, हर सुख के घर की बात में मत पड़ो। गांव में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि हर सुख ने किसी भूत को वश में कर लिया है। कोई कहता कि वो मसान सिद्ध कर रहा है। कोई कहता कि वो अपनी बेटी पर कोई प्रयोग कर रहा है, लेकिन कोई भी सामने जाकर कुछ नहीं बोलता था। सब डरते थे उससे। रातें और डरावनी होती जा रही थीं। कभी कभी दूर से अजीब आवाज़ें आतीं, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन इतनी दूर से कि साफ सुनाई न दे। गांव के कुत्ते रात में अजीब तरह से भौंकते। चिड़िया बीच रात में चीखती और धरा दिन ब दिन गायब होती जा रही थी, जैसे वो धीरे धीरे मिट रही हो, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। मुझे नहीं पता था कि जो होने वाला है वो इतना भयानक होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं जो देखने वाली हूँ वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस रात का मैं कभी भूल नहीं सकती। वो रात जब सब कुछ बदल गया, उस रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। बार बार धरा की वो बात याद आ रही थी, अगर मैं अचानक न दिखूं तो पूछना मत। मैं अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। बाहर अंधेरा था, घना अंधेरा। चांद भी नहीं था उस रात। अमावस्या की रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, दूर से, बहुत दूर से, गांव के बाहर की तरफ से, श्मशान की तरफ से। मिट्टी खोदने की आवाज थी वो। किसी फावड़े से जमीन खोदी जा रही थी। खटखट खटखट, एक लय में। धीमी आवाज थी, लेकिन उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गई। बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा, घना अंधेरा। लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी। खटखट खटखट। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ठीक नहीं था। मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। रात को श्मशान की तरफ कौन जाता है, और वो भी अमावस्या की रात को। मैं फिर से चारपाई पर लेट गई। आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हो रही थी। लगातार आ रही थी। खटखट खटखट। कितनी देर तक वो आवाज आती रही मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक वो बंद हो गई, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। फिर सन्नाटा छा गया, पूरा सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि डर लगने लगा। मैं पूरी रात जागती रही, सो नहीं पाई, बस इंतजार करती रही कि कब सुबह हो। जब सुबह की पहली किरण आई तो मैं तुरंत उठी, बाहर निकली। गांव में अभी सब सो रहे थे। मैं धरा के घर की तरफ भागी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी रात को हुआ है उसका संबंध धरा से है। जब मैं उसके घर के पास पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ था जो असामान्य था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कच्ची मिट्टी की गंध हो, ताज़ी खोदी हुई मिट्टी की गंध। मैं दरवाज़ा खटखटाने वाली ही थी कि पीछे से आवाज़ आई, वहाँ क्या कर रही है तू? मैं घूमी तो देखा कि गांव के बूढ़े काका खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। मैं धरा से मिलने आई थी, मैंने कहा। धरा? उन्होंने हैरानी से देखा। तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? धरा मर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोल नहीं पाई कुछ देर तक, बस उन्हें देखती रही। मर गई? मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, रात को हरसुख ने खुद खबर दी सुबह। कहता है कि बीमार थी कई दिनों से, रात में चल बसी। लेकिन मैं तो कल उससे मिली थी। वो ठीक थी, बीमार नहीं लगती थी। बूढ़े काका ने सिर हिलाया।
पता नहीं बेटी, लेकिन मर गई है, हरसुख ने कहा है। लेकिन लाश कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूं। लाश? काका ने अजीब से देखा। लाश तो किसी ने नहीं देखी। हरसुख ने कहा कि वो पहले ही दफना आया है, रात में ही। कहता है कि शरीर जल्दी सड़ने लगा था, इसलिए तुरंत दफना दिया। रात में? श्मशान में? मेरे मुंह से निकल गया। काका चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ, कहता है कि रात में ही ले गया और दफना आया। तभी मुझे याद आया वो आवाज, मिट्टी खोदने की आवाज। रात को श्मशान की तरफ से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। धरा मरी नहीं थी, वो जिंदा थी कल तक। और अगर मरी भी है तो किसी ने लाश क्यों नहीं देखी? कोई रोना क्यों नहीं? कोई चिता क्यों नहीं? मैं वापस अपने घर भागी, माँ से सब बताया। लेकिन माँ ने भी वही कहा जो काका ने कहा था, बेटी, ये हरसुख के घर का मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन माँ, कुछ गड़बड़ है। धरा ठीक थी, वो अचानक कैसे मर सकती है? मौत किसी को पूछकर नहीं आती बेटी। और फिर तू तो जानती है ना कि हरसुख कैसा आदमी है। उसके घर की बातों में मत पड़। लेकिन मुझे चैन नहीं मिल रहा था। पूरे दिन मैं बेचैन रही। धरा की बात बार बार याद आ रही थी। अगर मैं अचानक न दिखूं तो पूछना मत। क्या वो जानती थी? क्या उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है? शाम को गांव में चर्चा हो रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था कि हरसुख ने अपनी बेटी को मार दिया। कोई कह रहा था कि वो तंत्र सिद्धि के लिए बलि चाहता था। कोई कह रहा था कि सबसे शक्तिशाली बलि का भी अपनी ही संतान की होती है। मैं ये सब सुन रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्या सच में हरसुख ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मुझे वो आवाज़ याद आई, रात की, मिट्टी खोदने की आवाज़। और धरा की वो आंखें याद आईं, वो डरी हुई आंखें, जैसे वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात मैं फिर सो नहीं पाई। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, हरसुख के घर की तरफ। घर में अंधेरा था, कोई दिया नहीं जल रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा। अचानक मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा। हरसुख के घर की खिड़की में एक परछाई, एक छोटी सी परछाई, जैसे कोई बच्ची हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? धरा तो। मैंने आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम था, लेकिन नहीं, मैं जानती थी कि मैंने कुछ देखा था। और मैं ये भी जानती थी कि धरा को मारा नहीं गया था, उसे जिंदा दफन किया गया था। मैं सोच रही थी कि वो कैसे रहा होगा उस अंधेरी कब्र में, मिट्टी के नीचे दबा हुआ, सांस लेने के लिए तड़पता हुआ, चीखता हुआ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, बस अंधेरा और मिट्टी और मौत। मेरी आंखों में आंसू आ गए। धरा, मेरी धरा, वो कितनी डरी होगी, कितनी तड़पी होगी। और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान ही होता है, भूत प्रेत नहीं। इंसान जो अपनी बेटी को भी मार सकता है, जिंदा दफन कर सकता है, सिर्फ अपनी ताकत के लिए, अपनी सिद्धि के लिए। और हरसुख वो इंसान नहीं था, वो राक्षस था। एक ऐसा राक्षस जो इंसान के रूप में हमारे बीच रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। जो होने वाला था वो और भी भयानक था, क्योंकि धरा मरी नहीं थी, वो वापस आने वाली थी। धरा के जाने के बाद कुछ दिन बीत गए। गांव में सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। लोग काम पर जाते, खेतों में जाते, शाम को बातें करते। लेकिन हरसुख के बारे में कोई बात नहीं करता था, जैसे सब डरते थे उसके बारे में बोलने से भी। मैं रोज़ धरा को याद करती, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी, उसकी वो डरी हुई आंखें। कभी कभी रात को सपने में वो दिखती, मिट्टी में दबी हुई, चीख रही, मदद मांग रही, और मैं उसे बचा नहीं पाती।
लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको दिखने लगा। हरसुख बदल रहा था और तेजी से बदल रहा था। पहले वो दुबला पतला था, लेकिन अब उसका शरीर भरने लगा। चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। आंखें जो पहले छोटी और सामान्य लगती थीं, अब वो चमकने लगीं, जैसे उनमें कोई रोशनी हो। एक अजीब सी रोशनी जो डरावनी थी। वो पहले से ज़्यादा चुस्त हो गया था। बिना खाए पिए दिन दिन भर काम करता रहता, कभी थकता नहीं था। रात रात भर जागता रहता, सुबह भी तरोताज़ा दिखता। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, देखा हरसुख को, कितना बदल गया है। लगता है सच में कुछ सिद्धि पा ली है उसने। अपनी बेटी की बलि देकर पाई होगी, तभी तो इतना ताकतवर हो गया है। चुप रहो, कहीं सुन लिया तो? मुझे इन बातों को सुनकर गुस्सा आता था, लेकिन साथ ही डर भी लगता था। क्या सच में हरसुख ने धरा की बलि देकर कोई सिद्धि पा ली थी? फिर एक दिन गांव के ठाकुर साहब बीमार पड़ गए। बहुत तेज बुखार था। वैद्य जी ने दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बुखार बढ़ता ही जा रहा था। ठाकुर साहब की हालत गंभीर होती जा रही थी। तभी किसी ने कहा, हरसुख पांडे को बुलाओ, वो ठीक कर देगा। पहले तो ठाकुर साहब के बेटे ने मना किया, लेकिन जब हालत और बिगड़ी तो मजबूरी में हरसुख को बुलाया गया। मैं भी वहाँ थी। मेरी माँ ठाकुर साहब के घर काम करती थी, इसलिए मैं भी गई थी। हरसुख आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सीधे ठाकुर साहब के पास गया, उन्हें देखा, फिर बस अपना हाथ उनके माथे पर रख दिया। कुछ नहीं बोला, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस हाथ रखा रहा 5 मिनट तक। फिर हाथ हटा लिया। बुखार उतर जाएगा, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, उसने कहा और चला गया। हम सब हैरान थे, क्या इतने से ठीक हो जाएंगे? लेकिन अगली सुबह जब मैं गई तो देखा कि ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक थे। बुखार गायब था। वो उठकर बैठे थे और खाना खा रहे थे। गांव में हरसुख की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई है। अब बीमार लोग उसके पास आने लगे और हरसुख सबको ठीक करने लगा। किसी का सिर दर्द था तो बस हाथ रख देता और ठीक हो जाता, तो बस हाथ रखा। किसी के पेट में दर्द था तो छू देता और दर्द गायब हो जाता। किसी को सर्दी खांसी थी तो देख लेता और ठीक हो जाता। गांव के लोग खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके गांव में एक चमत्कारी व्यक्ति आ गया है। अब उन्हें शहर जाकर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं खुश नहीं थी। मुझे पता था कि ये शक्ति कहाँ से आई है। धरा के खून से, उसकी ज़िंदगी से, उसकी मौत से। मैं हरसुख को देखती थी और मुझे घृणा होती थी। वो अपनी बेटी को मारकर ये ताकत पाया था और अब लोगों को ठीक करके खुद को अच्छा साबित कर रहा था। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। कौन मेरी बात मानता? सब तो हरसुख के भक्त बन गए थे। दिन बीतते गए, हरसुख की शक्ति बढ़ती गई। अब वो पास के गांवों में भी मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, कोई इलाज के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए, कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। हरसुख का घर अब पहले से ज़्यादा अंधेरा हो गया था। खिड़कियां हमेशा बंद रहतीं, दरवाज़ा भी ज़्यादातर बंद ही रहता। बस सुबह कुछ घंटों के लिए खुलता, जब लोग इलाज के लिए आते। मैं कभी कभी उस घर की तरफ देखती। धरा का कमरा अब खाली था। खिड़की से अंधेरा दिखता था, जैसे वहाँ कोई रोशनी ही न हो, जैसे वो कमरा मर गया हो। एक दिन शाम को मैं घर वापस आ रही थी। रास्ता हरसुख के घर के पास से होकर जाता था। अचानक मेरे कदम रुक गए। हरसुख के घर की खिड़की के नीचे मिट्टी में नन्हे पांवों के निशान थे, बच्चे के पांवों के निशान। धरा के पांवों जितने छोटे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं झुककर उन निशानों को देखने लगी। वो ताज़े थे, अभी अभी बने थे, और वो खिड़की से शुरू होकर दरवाजे तक जाते थे। जैसे कोई रात को खिड़की के नीचे खड़ा रहा हो और फिर दरवाजे तक गया हो, लेकिन दरवाजे के आगे निशान नहीं थे, जैसे वो अंदर चला गया हो। मैं सीधी खड़ी हुई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। कौन था वो? कौन रात को हरसुख के घर आता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो धरा थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। धरा तो मर गई थी।
उसे दफना दिया गया था। लेकिन फिर ये निशान किसके थे? मैं घर भागी, माँ से कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बस वो पांवों के निशान याद आते रहे। आधी रात को मैं उठी, खिड़की के पास गई और बाहर देखा। हरसुख के घर में एक मध्यम सी रोशनी थी, जैसे एक दिया जल रहा हो। और फिर मैंने देखा एक परछाई, एक छोटी सी परछाई खिड़की के पास, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई खड़ा हो वहाँ। मेरी सांसें रुक गईं। वो कौन था? और तभी वो परछाई हिली धीरे धीरे और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं देखती रही। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं देखना बंद नहीं कर पाई। वो परछाई दरवाजे तक पहुंची और फिर अंदर चली गई। दरवाज़ा खुला नहीं था, लेकिन वो अंदर चली गई, जैसे दीवार के पार निकल गई हो। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपना मुंह दबा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था, हरसुख के घर में कोई आता था हर रात, और वो शायद धरा ही थी। उस रात के बाद से मैं हर रात जागती रही, खिड़की से हरसुख के घर को देखती रही। मुझे यकीन करना था कि जो मैंने देखा था वो सच था या मेरा वहम। कुछ रातें बीत गईं, कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर वो रात आई, अमावस्या की रात, ठीक उसी तरह की रात जिस रात धरा को दफनाया गया था। मैं जागी हुई थी, खिड़की के पास बैठी थी। बाहर घना अंधेरा था, गांव में सब सो चुके थे, सन्नाटा पसरा था। तभी मैंने देखा श्मशान की तरफ से कुछ आ रहा था, एक छोटी सी आकृति, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे चलना मुश्किल हो रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गांव की तरफ आ रहा था, हरसुख के घर की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, मैं साफ देख पाई, एक लड़की थी, छोटी सी लड़की। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, बाल बिखरे हुए थे, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी, और वो धरा थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, मैं बस देखती रही। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। धरा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे चलना याद नहीं रह गया हो, जैसे उसके पैरों में ताकत न हो। वो लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, कोई भाव नहीं था, न डर, न दुख, न गुस्सा, बस खालीपन था। मैं अपनी चीख दबाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस देखती रही। धरा मेरी तरफ से नज़रें हटाकर हरसुख के घर की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसने दस्तक नहीं दी। वो बस वहीं खड़ी रह गई, स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, हरसुख बाहर आया। उसने धरा को देखा, लेकिन कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे उसे पता था कि वो आएगी। धरा अंदर चली गई। हरसुख ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रही, सदमे में। मैंने क्या देखा था? क्या वो सच में धरा थी? लेकिन कैसे? वो तो मर गई थी, या फिर वो मरी नहीं थी। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगली सुबह मैं सीधे हरसुख के घर गई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खटखटाया। हरसुख ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। क्या चाहिए? उसने पूछा। मैं धरा से मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। हरसुख की मुस्कान गायब हो गई। धरा मर गई है, तुझे पता है। लेकिन मैंने रात को... मैं रुक गई। मैं क्या कहती कि मैंने धरा को देखा, कि वो श्मशान से आई थी। तूने क्या देखा? हरसुख ने तीखी नज़रों से देखा। कुछ नहीं, मैंने कहा और वापस जाने लगी। रुक, हरसुख ने आवाज़ दी। मैं रुक गई, पीछे मुड़कर देखा। जो तूने देखा उसके बारे में किसी से मत कहना, समझी? उसकी आवाज़ में धमकी थी। मैं डर गई, सिर हिलाया और भागी। घर आकर मैं माँ से सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि कौन मानेगा।
सब कहेंगे कि मैं पागल हूँ या फिर बुरा सपना देखा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो सपना नहीं था, वो सच था। धरा वापस आ रही थी। हर रात और हर सुख जानता था। कुछ दिन और बीते। मैं हर रात जागती, धरा को देखने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर नहीं दिखी। शायद वो सिर्फ अमावस्या की रात को आती थी। एक दिन मैंने गांव के बूढ़े काका से पूछा। वो बहुत कुछ जानते थे। काका, अगर किसी को जिंदा दफना दिया जाए तो क्या होता है? काका ने चौंक कर मुझे देखा। ये कैसा सवाल है बेटी? बस मैंने कहीं सुना था तो सोचा आपसे पूछ लूं। काका ने लंबी सांस ली। अगर किसी को जिंदा दफना दिया जाए तो वो आत्मा भटकती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता, वो इस दुनिया में ही रह जाती है, न जिंदा न मुर्दा, बीच में अटकी हुई। और वो वापस आ सकती है? हाँ, वो वापस आती है अपने घर, अपने लोगों के पास, लेकिन वो नहीं रहती जो पहले थी। वो बदल जाती है, उसमें से इंसानियत खत्म हो जाती है, बस एक खोखली आत्मा रह जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सच था, धरा वापस आ रही थी, लेकिन वो धरा नहीं थी अब। और अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो, तंत्र सिद्धि के लिए? काका का चेहरा गंभीर हो गया। तो वो सबसे बड़ा पाप है, और जिस आत्मा को ऐसे मारा जाता है वो बदला लेने वापस आती है। बदला? मैंने पूछा। हाँ, वो उस इंसान को मारने आती है जिसने उसे मारा, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे। वो पहले उसे डराती है, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करती है, और आखिर में उसे अपने साथ ले जाती है। मैं चुप हो गई। तो धरा वापस आ रही थी, लेकिन बदला लेने के लिए, हर सुख से बदला लेने के लिए। लेकिन अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया था, वो बस आती थी और चली जाती थी। लेकिन काका, अगर वो आत्मा अभी तक बदला नहीं ले रही है तो वो इंतज़ार कर रही है सही समय का, या फिर वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही है। किस चीज़ का? काका ने सिर हिलाया। पता नहीं बेटी, हर आत्मा अलग होती है। कोई तुरंत बदला लेती है, कोई साल तक इंतज़ार करती है, लेकिन बदला ज़रूर लेती है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि धरा का इंतज़ार क्या है, वो क्यों अभी तक हर सुख को कुछ नहीं किया। और फिर मुझे एक बात समझ आई। धरा डर रही थी अभी भी अपने पिता से। भले ही वो मर गई थी, लेकिन वो अभी भी हर सुख से डरती थी। लेकिन कब तक वो डरती रहेगी? कब वो अपना बदला लेगी? मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जानती थी कि वो दिन ज़रूर आएगा। और जब वो दिन आएगा तो बहुत खौफनाक होगा। महीना भर बीत गया। धरा की मौत को महीना भर हो गया था, लेकिन हर सुख पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। अब तो दूर दूर से लोग आते थे उसके पास। वो किसी को भी ठीक कर देता था, किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को। गांव के लोग उसे देवता मानने लगे थे। कोई उसे भगवान का अवतार कहता तो कोई सिद्ध पुरुष। लेकिन मैं जानती थी कि वो क्या है। वो एक हत्यारा है, अपनी ही बेटी का हत्यारा। मैं अब भी रात को धरा को देखती थी। वो हर अमावस्या को आती थी, श्मशान से धीरे धीरे चलती हुई, मिट्टी से सनी, बाल बिखरे हुए, और सीधे हरसुख के घर जाती थी। और हर बार हरसुख दरवाज़ा खोल देता था। धरा अंदर जाती थी और फिर सुबह तक कुछ नहीं दिखता। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। वो पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा निकला था, रोशनी थी चारों तरफ। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, चीख की आवाज़, लेकिन इतनी धीमी, इतनी दबी हुई कि शायद सिर्फ मुझे ही सुनाई दी। मैं उठी और खिड़की से देखा। हरसुख के घर से आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना। वो हरसुख की आवाज़ थी। वो चीख रहा था, लेकिन धीरे धीरे, जैसे वो चीखना चाहता है लेकिन ज़ोर से चीख नहीं पा रहा। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या हो रहा था वहाँ? मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। रात का समय था और हरसुख का घर। वहाँ कौन जाता है रात को? चीखें कुछ देर तक आती रहीं,
फिर अचानक बंद हो गईं, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। फिर सन्नाटा छा गया, पूरा सन्नाटा। मैं डर गई। मैंने अपने माँ बाप को जगाने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। वो मानेंगे नहीं, कहेंगे कि सपना देखा होगा। मैं पूरी रात जागती रही, सुबह होने का इंतज़ार करती रही। जब सुबह हुई तो मैं तुरंत बाहर निकली। गांव में सब कुछ सामान्य था, लोग अपने काम में लगे थे, किसी ने कुछ नहीं सुना था। मैं हरसुख के घर की तरफ गई। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ भी बंद थीं, कोई हलचल नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। हरसुख पांडे जी, मैंने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्हें भी अजीब लगा कि हरसुख दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। तोड़ दो दरवाज़ा, किसी ने कहा। दरवाज़ा तोड़ा गया। हम सब अंदर गए। घर खाली था, कोई नहीं था, हरसुख नहीं था। हमने पूरा घर खंगाला, हर कमरे में देखा, लेकिन हरसुख कहीं नहीं था। उसका बिस्तर खाली था, चादर फटी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से खींचा हो, और बिस्तर के पास मिट्टी थी, ताज़ी मिट्टी, और उस मिट्टी में छोटे छोटे पांवों के निशान। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गई कि क्या हुआ था। धरा आई थी रात को, और वो हरसुख को। देखो, यहाँ खून है, किसी ने चीख कर कहा। फर्श पर खून के धब्बे थे, और वो खून के धब्बे दरवाजे तक जाते थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। गांव के लोग घबरा गए। हरसुख कहाँ गया, क्या हुआ उसे? चलो ढूंढते हैं, काका ने कहा। हम सब गांव में ढूंढने निकले, हर जगह देखा, लेकिन हरसुख कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने कहा, श्मशान में देखा है? सब चुप हो गए। कोई श्मशान जाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में कुछ लोग हिम्मत करके गए। मैं भी उनके साथ गई। मुझे पता था कि वहाँ क्या मिलेगा। जब हम श्मशान पहुँचे तो सब रुक गए। वहाँ बीच में एक कब्र खुली हुई थी, धरा की कब्र। हम सब उस कब्र के पास गए, और जो हमने देखा वो देखकर हमारी सांसें रुक गईं। कब्र के अंदर 2 कंकाल थे, एक छोटा, एक बड़ा। छोटा कंकाल धरा का था, उसकी हड्डियां अभी भी ताज़ी थीं। गले पर निशान थे, वो निशान जो किसी के हाथों से दबाने से बनते हैं। और बड़ा कंकाल, वो हरसुख का था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हरसुख तो कल रात तक जिंदा था, उसका कंकाल कैसे बन गया? ये कैसे संभव है? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। काका ने सिर हिलाया। जब कोई आत्मा बदला लेती है तो वो अपने साथ ले जाती है, पूरी तरह, शरीर, आत्मा, सब कुछ। हम सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं उस कब्र को देख रही थी। धरा वापस आ गई थी अपनी कब्र में, लेकिन अकेली नहीं, अपने पिता के साथ। उस पिता के साथ जिसने उसे जिंदा दफनाया था, जिसने उसकी जान ली थी, जिसने अपनी ताकत के लिए अपनी ही बेटी को मार डाला था। और अब वो पिता भी वहीं था, उसी कब्र में, अपनी बेटी के साथ, हमेशा के लिए। गांव वाले डर गए। उन्होंने तुरंत वो कब्र भर दी। कोई पूजा पाठ नहीं हुआ, बस मिट्टी भर दी और वहां से चले गए। लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, उस कब्र को देखती रही। माफ कर धरा, मैंने धीरे से कहा। मैं तुझे बचा नहीं पाई। हवा चली, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, जैसे धरा ने कहा हो, कोई बात नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ। मैं रो पड़ी, वहीं खड़े खड़े, उस कब्र के सामने, अपनी सहेली की कब्र के सामने। हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, हरसुख मर गया, धरा को न्याय मिल गया, अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ था। हरसुख की मौत के बाद उसका घर खाली पड़ा रहा। कोई उस घर के पास नहीं जाता था। लोग डरते थे, कहते थे कि वो घर अभिशप्त है। कुछ दिन बीत गए, गांव में सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लोग अपने काम में लग गए, हरसुख और धरा को भूलने लगे। लेकिन मैं नहीं भूल पाई। हर रात मुझे धरा याद आती, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी, उसका डर, सब कुछ याद आता। एक रात मैं फिर सो नहीं पाई। खिड़की के पास बैठी थी,
बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा, हर सुख के घर में रोशनी थी, मध्यम सी रोशनी, जैसे एक दिया जल रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घर तो खाली था, फिर रोशनी कैसे? मैं उठी और बाहर गई। धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ी। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। जब मैं घर के पास पहुंची तो देखा कि खिड़की से रोशनी आ रही थी, धरा के कमरे की खिड़की से। मैं खिड़की के पास गई, अंदर झांका, और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें रुक गईं। धरा वहाँ थी, अपने कमरे में बैठी थी, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो मरी ही नहीं। उसके कपड़े साफ थे, बाल संवरे हुए थे, चेहरा साफ था, कोई मिट्टी नहीं, कोई गंदगी नहीं। वो बस बैठी थी। हाथ में एक गुड़िया थी, वो गुड़िया जो मैंने उसे दी थी बरसों पहले। वो उस गुड़िया को देख रही थी, चुपचाप। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस देखती रही। तभी धरा ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, खाली नहीं थीं, उनमें भाव था, उदासी थी, लेकिन शांति भी थी। वो मुस्कुराई, धीरे से, वैसे ही जैसे वो पहले मुस्कुराती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खिड़की पर हाथ रख दिया, जैसे उसे छूना चाहती थी। धरा भी उठी और खिड़की के पास आई। उसने अपना हाथ कांच पर रखा, ठीक मेरे हाथ के सामने। हम दोनों ऐसे खड़े रहे कुछ देर, बस एक दूसरे को देखते हुए। फिर धरा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं, अब तू चिंता मत कर। मैं रोने लगी, जोर जोर से। सब कुछ बाहर निकल आया, वो सारा दर्द, वो सारा डर, वो सारी बेबसी। जब मैंने फिर से देखा तो धरा नहीं थी, कमरा खाली था, रोशनी भी गायब हो गई थी। मैं वहीं खड़ी रही बहुत देर तक, फिर धीरे धीरे घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने गांव वालों से कहा, लेकिन किसी ने नहीं माना। कहा कि मैं सपना देख रही हूं, या फिर डर से मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं जानती थी कि वो सच था। धरा वापस आ गई थी, अपने घर में, अपने कमरे में। उसके बाद से मैंने कई बार उसे देखा, रात को खिड़की से। वो अपने कमरे में होती, कभी गुड़िया के साथ खेलती, कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी बस बैठी रहती। वो कभी बाहर नहीं आती थी, बस अपने कमरे में रहती थी, जैसे उसे वहीं रहना पसंद हो। धीरे धीरे गांव के और लोगों ने भी देखना शुरू किया। पहले तो वो डरे, कहने लगे कि भूतनी है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि धरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, वो बस वहां थी। कुछ लोगों ने उस घर को तोड़ने की सोची, लेकिन जब भी कोई कोशिश करता उसे तेज बुखार आ जाता या फिर कोई दुर्घटना हो जाती, तो लोगों ने छोड़ दिया। वो घर वैसे ही रहने दिया। साल बीतते गए, मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हुए, लेकिन मैं गांव नहीं छोड़ी, यहीं रही। और धरा भी यहीं रही, अपने घर में, अपने कमरे में। आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, लेकिन धरा वैसी की वैसी है, 16 साल की, वैसी ही जैसी वो उस दिन थी। कभी कभी रात को मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई बैठा है। मैं झुककर देखती हूँ, लेकिन कुछ नहीं दिखता। लेकिन मुझे पता है कि वो धरा है, वो मुझसे मिलने आई है। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब नहीं। अब तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी सहेली मुझसे मिलने आती है। गांव के लोग अब भी उस घर से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। कभी कभी रात को मैं उस घर के पास जाती हूँ, खिड़की से अंदर देखती हूँ और धरा को देखती हूँ। वो अब भी वहीं है, अपने कमरे में, अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई, इंतज़ार करती हुई। किसका इंतज़ार? पता नहीं। शायद अपनी माँ का, या फिर शायद मेरा। शायद वो इंतज़ार कर रही है कि कब मैं भी उसके पास आऊँगी, कब हम फिर से साथ खेलेंगे। कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में धरा मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, जल्दी आजा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा समय आ गया है, मेरी उम्र हो गई है, शरीर कमज़ोर हो गया है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। और जब मैं मरूंगी तो मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊंगी। उस घर में, धरा के पास,
अपनी सहेली के पास, और फिर हम दोनों साथ होंगे हमेशा के लिए, उस घर में जहाँ कब्र में 2 लोग हैं और घर में एक बेटी। धरा अब भी वहाँ है। रात को अगर आप उस गांव से गुजरो और उस पुराने घर की खिड़की से रोशनी दिखे तो समझ जाना कि धरा घर में है, अपने कमरे में, अपनी गुड़िया के साथ। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस मान ये यहाँ है, इंतज़ार करती हुई। और अगर रात को तुम्हें लगे कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई बैठा है तो घबराना मत, वो बस धरा है, तुमसे मिलने आई है। क्योंकि धरा अब भी घर लौट रही है, हर रात, हमेशा के लिए।